हेलो बच्चों, मैं मनोज आसोपा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 12th क्लास की जो नई बुक आई है, उसका नाम है फ्लेमिंगो और उसका सेकंड चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो बच्चों, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब हुआ है खोया हुआ बसंत। जिस प्रकार से किसी भी ऋतु में सबसे अधिक प्रिय ऋतु होती है बसंत ऋतु, उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर, किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है बचपन का। तो यहाँ पे लेखिका ने लॉस्ट स्प्रिंग का अर्थ निकाला है खोया हुआ बचपन से। तो यहाँ पे लेखिका ने दो कहानियों के माध्यम से हमें इस पाठ को आगे बढ़ाया है। तो पहली कहानी के अंदर हम पढ़ेंगे एक लड़के के बारे में, एक ऐसे बच्चे के बारे में जो कि बांग्लादेश से आया है और यहाँ पे भारत के अंदर वो कूड़ा करकट कचरा बीनने का काम करता है और उसके अंदर ही वो खुश है और उसका नाम है साहेब। तो बच्चों, साहेब के जीवन में क्या क्या होता है, इस लेसन की समरी के माध्यम से हम इसको समझते हैं। फिर हम इस पार्ट के फर्स्ट पार्ट को, यानी कि जो साहेब के बारे में है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और सेकंड चैप्टर एक ऐसे ही लड़के की कहानी है जिसका बचपन भी इसी तरीके से खो जाता है और वो काम के अंदर छोटे बच्चे के रूप में बहुत सारा कार्य करते हुए अपना बचपन खो देता है और उसका नाम होता है मुकेश। तो बच्चों, हम पहली कहानी के माध्यम से, जिसमें साहेब के बचपन की बात कही गई है और लेखिका के माध्यम से क्या बताया गया है, तो साहेब एक बांग्लादेशी परिवार से आया है। वो बांग्लादेश से उनका परिवार वहां से छोड़ करके भारत में आ गया है और यहाँ पर आकर के वो क्या काम करते हैं, कूड़ा कचरा बीनने का काम करते हैं। और उसके अंदर ही उनको ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सोना प्राप्त कर लिया हो। 1 रुपया भी मिल जाता तो उनको सोना ढूंढने के बराबर मिलता है। तो एक बार लेखिका ने उस बच्चे को, जिसका नाम है साहेब, कूड़ा कचरा बीनते हुए देखा। तो उसने लेखिका ने, जिसका नाम, अच्छा आपको बताया बच्चों, इसकी लेखिका कौन है, अनीस जंग ने उस बच्चे को, जिसका नाम है साहिब, उसको पूछा कि तुम ये कार्य क्यों करते हो। तो वो बच्चा कहता है कि ये तो हमारा काम है और ये हमें करना पड़ता है। तो लेखिका ने उसको कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो बच्चे ने जवाब दिया कि हमारे आसपास में कोई स्कूल ही नहीं है, तो हम स्कूल कैसे जाए। तो लेखिका ने, यानी अनीस जंग ने मजाक में उस बच्चे को कहा कि यदि मैं स्कूल खोल दूं तो क्या तुम स्कूल आओगे। तो बच्चे ने कहा जरूर। लेकिन थोड़े दिनों बाद जब वो बच्चा वापस उस लेखिका से मिला तो उसने स्कूल के बारे में पूछा, लेकिन लेखिका ने तो मजाक में कहा था। अब वो उसके बारे में बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है और उसने जो वादा किया था स्कूल का, उसके बारे में भी वो पछताती है। और फिर वो महसूस करती है कि इस प्रकार से गरीब बच्चों के साथ जो वादे किए जाते हैं वो वादे अक्सर अधूरे रह जाते हैं। और यह बात जो उसको महसूस हुई, शर्मिंदगी, उससे उसको बहुत बुरा लगा। इसी प्रकार से एक दिन जब उस लेखिका ने बच्चे से अपना नाम पूछा, पूरा नाम, तो उस बच्चे ने अपना नाम बताया साहेब ए आलम, यानी कि जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन विडंबना क्या थी, वो बच्चा क्या करता था, कूड़ा कचरा बीनने का काम करता था। यहाँ तक कि उसके पास चप्पल भी नहीं थी और नंगे पैर वो इधर उधर जाता था। लेकिन जब उसको चप्पल दे दी भी जाती है तो वो बच्चा उसी प्रकार से नंगे पैर जाता है, क्योंकि वो कहता है कि ये तो हमारी परंपरा का हिस्सा है। इसी प्रकार से वो लेखिका बहुत दिनों बाद जब उस बच्चे से मिलती है तो वो देखती है कि साहेब ने एक जूते पहन रखे, और चूंकि वो पहले तो चप्पल जूते पहनता नहीं था, लेकिन इस बार उसने जूते पहन रखे, टेनिस जूते पहन रखे हैं, जो कि उसके कपड़ों से थोड़े से बेमेल प्रतीत हो रहे हैं, उसके कपड़ों से मैच नहीं कर रहे हैं। तो लेखिका ने यह भी देखा कि वो बच्चा एक स्टील के कंटेनर के साथ चाय की दुकान पर काम करता है। और अब वो उसे पता चलता है कि वो जो बच्चा पहले अपनी आज़ादी के साथ रहता था, अपनी खुद की जो उसका कार्य था वो खुद का कार्य था, लेकिन इस बार वो किसी दूसरे लोगों के यहाँ पे काम करता है और उसको इसके बदले में 800 रुपये मंथली मिलता है और उसके बदले में खाना भी मिलता है। तो इस प्रकार से उसके अंदर थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि वो दूसरे के यहाँ नौकरी करता है, पहले वो खुद की नौकरी करता था। तो इस प्रकार से उसके जीवन में बहुत सारा बदलाव आ जाता है। तो लेखिका इस कहानी के माध्यम से हमें साहेब के जीवन के बारे में बताती है कि किस प्रकार से उसका बचपन खो जाता है। तो बच्चों, इस कहानी में आगे क्या होता है, किस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है, तो हम आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, और उसका पहला पार्ट साहेब आलम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, और जिसको लिखा है अनीस जंग ने, और इसका शीर्षक है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कचरे में भी रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा। whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड, जो मुझे मिल जाता था। एनकाउंटर का मतलब हो गया बच्चों मिल जाता था एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह को। स्क्राउंजिंग का मतलब होता है ढूंढते हुए,
फॉर गोल्ड। गोल्ड का मतलब बच्चों यहाँ पे हो गया कोई कीमती चीज़। किसमें? इन द गार्बेज डंप, कूड़े कचरे के ढेर में। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, सेट का मतलब होता है किसी जगह पे स्थित होना, तो एमिस्ट का मतलब होता है बीच में। तो उनका जो घर था द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो हरे भरे खेत थे ढाका के, उसके बीच में स्थित था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमरी, तो उनके घर के बारे में उसको बहुत डिस्टेंट मेमोरी का मतलब हो गया बहुत दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं थी, कोई यादाश्त नहीं थी, कोई याद नहीं था कि किस प्रकार का उनका घर था। देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आते थे। स्टॉर्म का मतलब हो गया बच्चों तूफान, जो क्या करते थे? स्वेप्ट अवे, बहा करके ले जाते थे देयर फील्ड, उनके खेतों को, एंड होम्स, उनके घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, और ये बात कौन बताते हैं? उनकी मदर उनको बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी कारण से उन्होंने क्या किया? वहाँ से छोड़ दिया उस शहर को जहाँ से वो रहते थे ढाका, वहाँ उस शहर को उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, और वो किसी धन की तलाश में, गोल्ड का मतलब हो गया धन की तलाश में, पैसे की तलाश में यहाँ पे आ गए। लुकिंग फॉर का मतलब तलाश में। इन द बिग सिटी, कहाँ गए? उस बिग सिटी के अंदर। ही नाउ लिव्स, जहाँ पे अब वो रहता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट अपन चलते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, वो कहता है कि मेरे पास करने को इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये बात उसने क्यों कही? क्योंकि अनीस जंग, ऑथर ने उसको ये पूछा था कि तुम ये ऐसा क्यों करते हो, तो उसने क्या कहा? मेरे पास इसके अलावा करने को कुछ भी नहीं ही। मटर्स का मतलब होता है बुदबुदाना, धीरे से बोलना। लुकिंग अवे, अपनी निगाह को बचाते हुए, वो दूसरी तरफ देखते हुए ये बात बोली कि इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। तो आगे ऑथर ने क्या कहा? गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो, ये बात उन्होंने कही। आई सेड ग्लाइबली, ये बात मैंने कैसे कही? चतुराई से, ग्लाइबली कही, स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइज मस्ट साउंड, और तुरंत ही मैंने, इमीडिएटली का मतलब तुरंत ही, मैंने ये रियलाइज़ किया, महसूस किया कि ये जो मेरी सलाह थी वो किस प्रकार से खोखली लगी होगी उसको। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो उसने क्या जवाब दिया कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो, जब उनमें से कोई बन जाएगी तो मैं चला जाऊँगा। ओके बच्चों, तो इस पैराग्राफ के बाद में हमने कौन कौन से मीनिंग देखे, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा स्क्राउंजिंग, स्क्राउंजिंग का मतलब होता है सामान ढूंढना, मुफ्त का सामान ढूंढना, सर्चिंग फॉर। नेक्स्ट है एमिस्ट, एमिस्ट का मतलब हो गया बीच में, इन द मिडिल ऑफ। उसके बाद आया बच्चों मटर्स, मटर्स का मतलब हो गया मटर यानी बुदबुदाना, धीरे से कहना, टू स्पीक इन ए लो वॉइस, धीरे से कहना। ग्लाइबली, ग्लाइबली का मतलब होता है स्पीकिंग इन ए कॉन्फिडेंस बट विदाउट, सॉरी, बट विदाउट केयरफुल थॉट, यानी कि बिना सोचे समझे बोलना लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। नेक्स्ट है हॉलो, इसका मतलब होता है मीनिंगलेस, निरर्थक, जिसका कोई मतलब नहीं होगा, खोखली बात। ओके बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम चलते हैं। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, यदि मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ तो क्या तुम आओगे? मैंने ये बात मजाक में पूछी, हाफ जोकिंग यानी मजाक के अंदाज में पूछी। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने कहा हाँ, उसने मुस्कुराते हुए, खुलकर मुस्कुराते हुए ये बात कही। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, तो कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ करके आता है। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? वो ये बात मेरे से पूछता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, किसी स्कूल को बनने में बहुत समय लगता है। ये बात आई से, मैंने कही। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मेंट, और मैंने ये बात एम्ब्रेस्ड होते हुए की, एम्ब्रेस्ड का मतलब हो गया बच्चों शर्मिंदा होना, क्योंकि मैं जानती थी कि मैंने ये वादा किया था लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर सकती। लेकिन वो बच्चा इस प्रकार से पूछते हुए आता है तो मुझे उसमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो एम्ब्रेस का मतलब होता है ग्लानि, और ये शर्मिंदगी महसूस करते हुए मैंने ऐसी शर्मिंदगी जिसको मेड ए प्रोमिस दैट हैव नॉट मीन्ड, मैंने ऐसा वादा किया जिसको मैं पूरा नहीं कर सकती थी, जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन
अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन मेरे जैसे इस प्रकार के जो वादे हैं उसके सुने मन के अंदर, एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। यहाँ पे बच्चों ब्लीक वर्ल्ड का मतलब हो गया फीका संसार। उसके जो फीका संसार था, उसके फीके संसार में हर कोने के अंदर, यानी कि उसके जीवन के प्रत्येक क्षण के अंदर इस प्रकार के जो वादे हैं वो भरे पड़े हुए थे, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों के बाद जब मैं उसकी अच्छी तरह से जान गई, आई आस्क हिम हिज नेम, तो मैंने उसको उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंस, तो उसने अपना नाम बताया साहिब ए आलम। अनाउंस का मतलब होता है यहाँ पे घोषणा करना। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता था कि इस शब्द का क्या मतलब होता है। इफ़ ही न्यूज़ इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मीनिंग जानता, जिसका अर्थ क्या होता है साहिब ए आलम का, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का स्वामी। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको इस बात पर विश्वास नहीं होता है। यदि उसको अपने नाम का अर्थ पता चल जाए तो उसको इस नाम पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए। क्यों? क्योंकि वो तो कचरा बीनने का काम करता है, जबकि उसके नाम का अर्थ है साहिब ए आलम, ब्रह्मांड का स्वामी। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, यानी कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे वो अनवेयर था, अनभिज्ञ था, अनजान था। ही रोम्स द स्ट्रीट, अनजान होकर के वह गलियों में रोम्स करता था, घूमता रहता था, विथ हिज फ्रेंड, उसके दोस्तों के साथ। इन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉय, और उनके जो दोस्त थे वो एक तरीके की आर्मी थी, फौज थी नंगे पैर वाले बच्चों की। बेयर फुट का मतलब हो गया बच्चों नंगे पैर। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि वहाँ पे इस प्रकार दिखाई पड़ते थे जैसे सुबह सुबह के पक्षियों की फौज दिखाई पड़ती है। ओके। एंड डिसअपियर एट नून, और वो दोपहर को गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ, कई महीनों तक। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, तो इस प्रकार से वो मेरे से कई महीनों तक मिलते रहने के कारण मैं उनमें से प्रत्येक को रिकॉग्नाइज करने लग गई, यानी पहचानने लग गई। तो बच्चों इस पैराग्राफ के बाद में हमने कौन कौन से मीनिंग देखे, रिवाइज कर लेते हैं उनको। एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड का मतलब हो गया फीलिंग अशेम्ड, शर्मिंदा होना, शर्मिंदा महसूस करना या ग्लानि से भर जाना। अबाउंड, अबाउंड का मतलब हो गया बच्चों एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न होना। बीक, ब्लिक, ब्लिक का मतलब हो गया खाली, एम्प्टी। एंड बेयर फुट, वियरिंग नथिंग इन द फीट, नंगे पाँव, कुछ भी नहीं पहनना पैरों में। ओके बच्चों। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, मैंने आई आस्क वन, मैंने किसी एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखे हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ही आंसर सिंपली, उसने बड़े सरल तरीके से जवाब दिया कि मेरी माँ इसको अपनी सेल्फ से नीचे ही नहीं उतारती, अपनी ताक से नीचे नहीं उतारती है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो ऑफ देम ऑफ एड अनदर हु इज़ वियरिंग शूज़, यहाँ तक कि यदि उसकी माँ नीचे उतार भी दे तो ये उसे फेंक देगा। ये बात किसी दूसरे ने ऐड की उसके अंदर, जो कि शूज पहने हुए था, दैट डू नॉट मैच, जो कि मैच नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से बेमेल थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उन जूतों पे कमेंट किया, ही सफल्स हिज फीट, तो वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटने लगा। सफल्स का मतलब होता है घसीटना। एंड सेज नथिंग, और उसने कुछ भी नहीं कहा। आई वांट शूज़ सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ऑन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जो तीसरा व्यक्ति था, तीसरा लड़का था जिसने अपने जीवन में कभी भी जूते चप्पल नहीं पहने थे उसके पूरे जीवन में, उसने ये कहा था कि आई वांट शूज़, मुझे जूते चाहिए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, पूरे देश में यात्रा करने पर देश भर में घूमते हुए, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, वॉकिंग बेयरफुट, जो कि नंगे पैर घूमते हैं। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, सिटीज़ के अंदर और गांव की रोड पे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, और ये जो चीज़ है ये लैक ऑफ मनी नहीं, पैसे की कमी के कारण नहीं, बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि ये उनकी एक परंपरा है कि वो नंगे पैर रहे। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, और ये एक स्पष्टीकरण भी है। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, तो मैं ये सोचती हूँ, आई वंडर करती हूँ कि इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज, ये एक प्रकार का केवल एक मात्र बहाना है, टू एक्सप्लेन, स्पष्ट करने का,
अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब हो गया गरीबी और परपेचुअल स्टेट का मतलब हो गया जो कंटिन्यू बनी रहे, यानी सतत बनी रहने वाली गरीबी की जो दशा है उसको एक्सप्लेन करने का एक बहाना है ये कि वो नंगे पांव कंटिन्यू क्यों रहते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये उनकी एक परंपरा बन गई है। ओके बच्चों, तो इस पैराग्राफ के बाद में हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े हैं आइए जान लेते हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 है सफल्स। सफल्स का मतलब हो गया बच्चों स्लाइड देम ओवर ईच अदर, यानी कि घसीटना। दूसरा हो गया एक्सक्यूज, ए रीजन टू जस्टिफाई अ फॉल्ट, बहाना बनाना, किसी चीज़ को गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, नेवर एंडिंग कंडीशन ऑफ बीइंग पुअर, गरीबी की सतत प्रक्रिया जो ख़त्म नहीं होने वाली स्थिति है, लगातार चलने वाली जो स्थिति है वो कहलाती है परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, मुझे याद है एक कहानी एक व्यक्ति की जो कि उदीपी से था और उसने मुझे ये बात बताई थी। एज ए यंग बॉय, जब वो छोटा था, ही वुड गो टू स्कूल, तो वो एक स्कूल जाया करता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, किसी पुराने मंदिर के पास में से गुजरते हुए। वेर इज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ पे उनके जो पिताजी थे वो वहाँ पे पुजारी थे। प्रिस्ट का मतलब हो गया बच्चों पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वहाँ पे वो थोड़ा सा क्षणिक रुकता था एट द टेम्पल, उस मंदिर के पास। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और वहाँ पे वो प्रे करता था, प्रार्थना करता था किसके लिए? पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए। 30 ईयर लेटर, 30 साल बाद आई विजिटेड हिज टाउन, मैं वापस उसी टाउन में आती हूँ, विजिट करती हूँ एंड द टेम्पल, और उस मंदिर पे विच वाज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि अब डूब गया है। ड्रॉन का मतलब डूब गया, इन एन एयर, यहाँ पे एयर का मतलब हो गया बच्चों प्रभाव, और डिसोलेशन का मतलब हो गया एक प्रकार का आप समझ लो उजाड़ होना, यानी कि वो जो मंदिर था वो डिसोलेशन हो गया था, उजड़ गया था और उजाड़ के प्रभाव में डूब गया था। इन द बैकयार्ड, और पीछे की तरफ वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पे नए पुजारी रहते थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पे लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की चेयर लग चुकी थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा सा लड़का उस समय वहाँ पे आया जो ग्रे यूनिफॉर्म में था, सलेटी रंग के यूनिफॉर्म पहने हुए, वियरिंग शॉक्स एंड शूज़, और जिसने जूते मोजे भी पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, वो वहाँ पहुँचता है, पेंटिंग का मतलब होता है हाँपते हुए, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपना स्कूल बैग फेंक देता है ऑन द फोल्डिंग बेड, जो फोल्डिंग बेड था वहाँ पे जिसको समेटा जा सकता उस प्रकार के बेड पे। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे की तरफ देखते हुए। आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे याद आया द प्रेयर अनोदर बॉय, उस दूसरे बच्चे की प्रेयर प्रार्थना हैड मेड टू द गॉडेस, जो देवी माँ से उसने की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसको आखिरकार अपना शूज़ का पेयर मिल गया था, जूतों की जोड़ी मिल गई थी, तो उसने क्या प्रार्थना की थी? लेट मी नेवर लूज देम, कि मैं इन्हें वापस कभी ना खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी माँ ने उसकी प्रेयर को ग्रांट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, और जो यंग बॉय जो छोटा सा लड़का था वो मुझे उस पुजारी के पुत्र की तरह लग रहा था, जिसने नाउ वॉर शूज़, जिसने अब वो शूज पहने हुए थे, यानी कि जो उसने प्रार्थना की थी वो उसको मिल गया था। 30 सालों में बहुत सारा परिवर्तन आ गया था। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन दूसरे बहुत सारे ऐसे रैग पिकर्स थे। रैग पिकर्स कहते हैं कूड़ा करकट बीनने वाले, रैग यानी कचरा और पिकर्स यानी बीनना, उनको लेना। इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, जो मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वाले थे वो अन्य लोगों की तरह अभी भी वैसे ही शूलेस थे, यानी बिना जूतों के अपना जीवन यापन कर रहे थे। ओके बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ है। उससे पहले यहाँ पे 2 मीनिंग आई हुई है, तो उन मीनिंग्स को भी हम देख लेते हैं। डिसोलेशन, डिसोलेशन का मतलब हो गया द स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी, यानी कि वीरान वाली जगह, उजाड़, जिसे हम कह सकते हैं। पेंटिंग का मतलब हाँपते हुए आना, हाँपना। टेकिंग शॉर्ट एंड क्विक ब्रीथ्स, छोटे छोटे ब्रीथ्स, सांस लेना, और क्विक बहुत तेज गति से लेना। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है। माई एक्विटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी द सीमापुरी, जो मेरी पहचान है, मेरी एक्विटेंस जो है, उनके साथ जो मेरा परिचय है, किनके साथ? बेयर फुट रैग पिकर्स, जो नंगे पाँव रैग पिकर्स है, जो कचरा बीनने वाले हैं, उनसे जो मेरा परिचय हुआ था वो परिचय मुझे ले जाता है, लीड्स मी, यानी मेरे को ले जाता है सीमापुरी, सीमापुरी इलाके की तरफ। सीमापुरी क्या बच्चों? ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक ऐसी जगह है जो दिल्ली की सीमा पर है। पेरीफेरी का मतलब हो गया सीमा।
येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन वो अभी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। मेटाफोरिकली, मेटाफोर कहते हैं, मेटाफर कहते हैं बच्चों लक्षण या उपमा। तो मेटाफोरिकली वो लाक्षणिक रूप से अभी वो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है, मीलों दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो 1971 में बांग्लादेश से आए थे यहाँ पे, और वो स्क्वेटर है। स्क्वेटर का मतलब हो गया गैर कानूनी रूप से रहने वाले जो यहाँ रह रहे हैं। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी जो था वो एक वाइल्डरनेस था, वाइल्ड कहते हैं जंगली, तो एक बीहड़ था, एक उजाड़ था। इट स्टिल इज, ये अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये अभी खाली नहीं है क्योंकि वहाँ पे लोग रहने लगे। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, जो कि मड से बने हुए स्ट्रक्चर में रहते हैं। स्ट्रक्चर कहते हैं ढांचा या मकान जो मिट्टी से बना हुआ है। विथ रूफ ऑफ टिन एंड टेरपोलिन, टिन के छप्पर और टेरपोलिन कहते हैं किसी तिरपाल से बने हुए छप्पर में वो मिट्टी के मकान में वहाँ पे रहते थे। डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, डिवाइड का मतलब होता है विदाउट, बिना सीवेज के, ड्रेनेज के और रनिंग वाटर के। सीवेज कहते हैं बच्चों जो पानी, गंदा पानी का जो निकास होता है, नाला होता है, वो कहलाता है सीवेज। तो उसको गंदा पानी का निकास भी वहाँ पे नहीं था। और ड्रेनेज कहते हैं पानी जो गंदे नालियाँ होती है जो अंडरग्राउंड होती है वो निकलने का भी नहीं था। और रनिंग वाटर जो बहता हुआ पानी है उनका किसी भी प्रकार के वहाँ पे निकास नहीं था। लिव 10,000 रिक पिकर्स, और वहाँ पे कूड़ा कचरा बीनने वाले लगभग 10,000 लोग रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर, और वो वहाँ पे लगभग पिछले 30 सालों से रह रहे थे, उससे अधिक समय से। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स, और बिना किसी परमिट के, यानी कि उनको वहाँ पे रहने की अनुमति भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे रह रहे थे। बट विथ राशन कार्ड, उनके पास न आइडेंटिटी थी न परमिट था, बट उनके पास राशन कार्ड अवश्य था। टू गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए उनके पास राशन कार्ड अवश्य था। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिससे वो अपना अनाज खरीद पाते थे राशन कार्ड के द्वारा। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, जो खाना है, फूड जो है वो भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय आइडेंटिटी के, किसी पहचान के लिए। इसलिए उनको राशन कार्ड की अधिक आवश्यकता थी, पहचान कार्ड की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे एक लाइन बताई गई बच्चों, फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, जीने के लिए भोजन की अधिक आवश्यकता होती है बजाय पहचान के। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बात कही गई है, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि अंत में, दिन के अंत में, किसी भी दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, यदि हम हमारे परिवार को खाना खिला सके, फीड का मतलब हो गया खाना खिलाना, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमक, और हम आसानी से सो सके बिना हमारा पेट दर्द किए हुए। एचिंग का मतलब दर्द करना, और स्टोमक मतलब पेट, यानी कि हमारे पेट में कुछ अनाज पड़ जाए और हम कुछ खा ले और फिर आराम से सो जाए बिना पेट दुखे हुए। जब पेट खाली रहेगा तो पेट दुखेगा, तो हम, हमारा पेट भरने के बाद अगर हम अच्छी तरीके से सो जाए, वी वुड रादर लिव हियर, तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन, उसके बजाय हम उन खेतों में रहने के जो हमें कुछ भी खाने को नहीं देता है, हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे ताकि हमें कुछ तो मिल रहा है। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, एक समूह था जो महिलाओं का, उन समूह में से महिलाओं ने कहा था, इन टेटर्ड साड़ी, जो कि फटी हुई साड़ी पहने हुई थी, उन महिलाओं के समूह में से एक ने कहा, व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, और ये सब क्यों कहा, जब मैंने उनको ये पूछा था कि उन्होंने अपना ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, नदियों से भरा हुआ और हरे भरे खेतों से जो भरी हुई वो ज़मीन थी, सुंदर ज़मीन, वो क्यों छोड़ी। इसके जवाब में उन्होंने ये बात की, वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ पे उनको खाना मिल जाए, दे पिच देयर टेंट, वो वहीं अपने टेंट को गाड़ देते हैं। पिच का मतलब गाड़ना। देट बिकम ट्रांजिट होम, और यही उनके अस्थायी मकान बन जाते हैं, जहाँ पे उनको खाना मिल जाते वहीं उनका अस्थायी निवास बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम,
उन्हीं टेंट के अंदर बच्चे उनके बड़े हो जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो उनके आजीविका के अंदर, सर्वाइवल के अंदर वो उनके पार्टनर बन जाते हैं, यानी कि वो भी बच्चे भी धीरे धीरे कमाई करने लग जाते हैं, या वो जो भी कुछ उनका काम होता है उसमें भी वो बच्चे हाथ बटाते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एंड सर्वाइवल इन द सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और वो किस में हाथ बटाते हैं, उनकी जीविका क्या होती है, सर्वाइवल क्या होता है उस सीमापुरी इलाके में, वो उस आजीविका का मतलब होता है रैग पिकिंग, यानी कि कूड़ा कचरा बीनना। थ्रू द ईयर, पूरे साल, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, यानी कि पूरे साल के अंदर ये एक प्रकार से फाइन आर्ट का काम करता है उनके, यानी एक ललित कला का एक रूप उनके सामने होता है। ये गार्बेज टू देम इन इज गोल्ड, उनके लिए जो ये गार्बेज होता था, जो कचरा होता था, ये सोने के समान होता था, एक बहुत बड़ी संपत्ति के जैसा होता था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और यही उनकी रोज़ की रोटी होती थी, जिससे वो ढूंढ करके कुछ प्राप्त करते थे और उसी से उनको खाना मिलता था। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, यही जो कचरा होता था ये उनके सिर के ऊपर छत होती थी। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, यहाँ तक कि जब छत वो टपकती ही क्यों ना हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए यह छत उससे भी कहीं ज़्यादा है, टपकने वाली छत भी। तो बच्चों इस पैराग्राफ के बाद में हमने कौन कौन से मीनिंग देखे हैं, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखे हैं एक्विंटेंस का मतलब होता है परिचय देना, कांटेक्ट करना। पेरीफेरी का मतलब हो गया है आउटर एरिया, यानी कि बाहरी क्षेत्र। मेटाफेरिकली, मेटाफर कहते हैं बच्चों उपमा देना किसी चीज़ को, तो मेटाफेरिकली का मतलब हो गया है लाक्षणिक या सिंबॉलिकली। स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स का मतलब हो गया बच्चों ए पर्सन हु अनलॉफुली ऑक्यूपाई एंड अनहैबिटेड बिल्डिंग लैंड, किसी भी चीज़ पे अतिक्रमण कर लेना बिना कानून के, यानी कि गैर कानूनी तरीके से किसी चीज़ पे अधिकार कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं टू डेयर, डेयर का मतलब होता है साहस करना, डू समथिंग करेजियस। टैरपोलिन, टैरपोलिन का मतलब हो गया बेटा हेवी ड्यूटी वाटरप्रूफ क्लॉथ, यानी कि तिरपाल जिससे छत के ऊपर ढका जाता है। परमिट्स, परमिट का मतलब आज्ञा, अनुज्ञा पत्र या कोई किसी जगह रहने की आज्ञा या जो भी वो कागज़ वगैरह होते हैं ना, वो परमिट कहलाते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट। टेटर्ड, टेटर्ड का मतलब टॉर्न, फटी हुई साड़ी। ट्रांजिट होम, यानी कि टेम्परेरी होम, अस्थायी निवास, जहाँ पे उनको मिल जाता था खाना वहीं पे वो अपना अस्थायी निवास बना लेते थे। ओके बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ हम शुरू करते हैं। आई समटाइम फाइंड ए रुपीज़ इवन ए 10 रुपीज़ नोट, साहिब से, साहिब ने कहा कि कभी कभी मुझे इसके अंदर से 1 रुपया मिल जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती है। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज, यदि तुम्हें कभी कभी उस गार्बेज के हीप में से, यानी उस कचरे के ढेर में से चांदी का सिक्का मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो तुम उस चीज़ को स्क्राउंजिंग करते, ढूंढना, ढूंढने को बंद नहीं करते हो। फॉर देयर इज होप टू फाइंडिंग मोर, और क्यों बंद नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हें और ज़्यादा पाने की जो आशा है, होप है, वो बनी रहती है कि हमें इससे और ज़्यादा मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज मेंट ऑफ देयर पेरेंट्स, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए इस गार्बेज का, इस कूड़े के ढेर का जो मीनिंग है, मतलब है, वो थोड़ा सा अलग है। किससे? उनके माता पिता के मतलब से, उनके पेरेंट्स के मतलब से थोड़ा सा अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये जो कूड़ा कचरा है, ये जो ढेर है, ये आश्चर्य में लिपटी हुई एक चीज़ है वंडर के अंदर, क्योंकि वो उसके अंदर ढूंढते हैं तो उनको बड़ा मज़ा आता है, वंडर करते हैं। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए ये जो मीनिंग है कूड़े कचरे का, मतलब है आजीविका का एक साधन, जिंदा रहने का एक साधन। ओके बच्चों, तो इस पैराग्राफ के बाद जो हमने मीनिंग पढ़ा है वो है लाइटिंग अप। सो जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी किसी चीज़ में आनंद और खुशी दिखाना, चमक उठना उसकी आंखें, तो इसको प्रकाशित करना भी कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट द नेबरहुड क्लब, एक सर्दियों की सुबह में मैंने देखा कि साहिब खड़ा हुआ है बाय द फेंस्ड गेट, यानी कि गेट के जो फेंसिंग लगी हुई है उसके बाड़, क्लब के जो बाड़ लगी हुई है, फेंस का मतलब हो गया बाड़ लगना, गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, जो पड़ोस का जो क्लब है खेलने का, उसके जो गेट के पास जो बाड़ लगी हुई है, उस बाड़ के दरवाजे के पास में खड़ा हुआ मैंने साहिब को देखा।
वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और वो देख रहा था, वॉचिंग कर रहा था दो यंग बॉय को, बच्चों को, दो युवकों को जो कि सफ़ेद ड्रेस पहने हुए थे और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स, वह गुनगुनाता है, धीरे से बोलता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वह उस फेंस के बाड़ के पीछे खड़े होकर के संतुष्ट हो जाता है। कंटेंट का मतलब संतुष्ट हो जाता है। आई गो इनसाइड व्हेन वन इज़ अराउंड, मैं अंदर चला जाता हूँ जब वहाँ पे नो वन इज़ अराउंड, कोई भी आसपास नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट मी यूज टू स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे उस झूले पर झूलने की अनुमति दे देता है, यानी कि मुझे झूला झूलने देता है। ओके बच्चों, इस पैराग्राफ के बाद में जो मीनिंग आया हुआ है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना। नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। Sahib too is wearing tennis shoes that took strange over his discolored shirt and shorts. साहिब ने भी आज टेनिस खेलने वाले शूज़ पहन रखे हैं जो कि लग रहे थे, लुक का मतलब लगते स्ट्रेंज, बड़े विचित्र लग रहे थे। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो उसके नेकर पे और उसके शर्ट पे विचित्र लग रहे थे क्योंकि उनका रंग उनसे मैच नहीं कर रहा था, उनके शर्ट और नेकर का रंग उड़ा हुआ था। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दिए। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसने स्पष्टीकरण के अंदाज में, मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्ट करने के अंदाज में ये बात मेरे से कही कि किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, जबकि तथ्य यह था, फैक्ट ये था कि ये ऐसे डिस्कार्डेड शूज़ थे। डिस्कार्डेड का मतलब होता है त्यागे हुए, किसी के द्वारा छोड़े हुए। तो ये किसी के द्वारा छोड़े हुए, त्यागे हुए शूज़ थे। कौन किसके? ए रिच बॉय, एक धनवान लड़के के या धनी लड़के के छोड़े हुए, त्यागे हुए शूज़ थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, जिसने शायद मना कर दिया था पहनने को, देम उन्हें, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उसके अंदर कोई छेद हो गया था। तो उस धनवान व्यक्ति के लड़के ने उस शूज़ को पहनने से मना कर दिया था छेद होने के कारण। डज नॉट बॉदर हिम, तो ये बात उसे परेशान नहीं करती। बॉदर का मतलब परेशान। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, ऐसा व्यक्ति जिसने सारा जीवन बेयर फुट ही वॉक की है, चला है, जिसने नंगे पैर ही सारी यात्रा की है जीवन में, हमेशा वो नंगे पैर घूमा है। इवन शूज विथ ए होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, उसको अगर एक छेद वाला भी जूता मिल जाए तो भी उसके सपने सच होने जैसा ही है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन वो जो खेल वो इतने ध्यानपूर्वक देखा करता था, इंटेंटली यानी ध्यानपूर्वक, इज़ आउट ऑफ रीच, अब वो अभी भी उसकी पहुंच से बाहर है। यानी कि उसको खेल खेलना पसंद था टेनिस, लेकिन ये उसकी पहुंच में नहीं है। जूता जरूर उसको मिल गया फटा, लेकिन टेनिस खेलना जो उसकी पसंद थी वो उसकी पहुंच से बहुत दूर है। तो यहाँ पे इसके बाद जो मीनिंग आया बच्चों वो है डिस्कार्डेड, थ्रोन अवे, फेंका हुआ या त्यागा हुआ, बाहर किया हुआ चीज़ जो है वो कहलाती है डिस्कार्डेड। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह जब साहिब मुझे मिला तो वो अपने एक मिल्क बूथ के रास्ते पे जा रहा था, यानी दूध की दुकान पे जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील की एक केतली थी, कनस्तर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं किसी चाय की दुकान पे काम करता हूँ जो रोड के आगे है। ही सेज, उसने कहा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे इसके बदले में 800 रुपये मिलते हैं और मुझे ऑल माई मील्स, मुझे पूरे दिन का खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, तो मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो मैंने देखा कि उसका जो चेहरा है उसका केयर फ्री लुक खो चुका है, यानी कि वो बेफिक्री, वो निश्चिंतता, वो जो आज़ादी स्वतंत्रता थी वो उसके चेहरे से थोड़ी सी खो चुकी है। जब मैंने ये प्रश्न किया कि तुम्हें ये जॉब पसंद है, यानी कि उसको ये जॉब पसंद नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, जो स्टील का कैनिस्टर है वो उससे भारी लगता था देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग से जो वो बहुत ही लाइटली, आसानी के साथ उठा लेता था। ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पे। द बैग वाज हिज, क्यों? क्योंकि वो बैग उसका स्वयं का था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन द टी शॉप, और कैनिस्टर उस व्यक्ति का था जिसकी वो दुकान थी, यानी कि वो किसी दुकान वाले का गुलाम बन चुका था, पहले वो अपनी मर्जी का मालिक था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा है। ओके बच्चों, यहाँ पे ये लेसन समाप्त होता है।
इसमें एक मीनिंग आया है बैगेज। बैगेज का मतलब होता है बर्डन, यानी कि बोझ लादना, बर्डन होना। तो यहाँ पे बच्चों हमने इस लेसन का लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट जो स्टोरी है उसको हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।